बात कर रहे हैं दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। बहुत ज्यादा पर्सनालिटी बेस्ड चर्चा हो रही है। मुद्दा क्या है? और इस हफ्ते, पहले 2 हफ्ते सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। 25% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, 24% लोग कह रहे हैं महंगाई, 21% लोग कह रहे हैं बिजली और पानी। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है सुधांशु मित्तल, इसकी चर्चा नहीं है कहीं भी। रेवड़ियां तो बाकी जा रही हैं, मुद्दों पर गंभीर चर्चा कहीं नहीं हो रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय इन चुनावों में मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। किस पार्टी का क्या रुख है उसके बारे में, वो कैसे इन समस्याओं का समाधान करेगी, क्या दृष्टिकोण है, क्या विजन है, इस सारे में होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, आप भी नहीं कर रहे, देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे। वो 2022 का सपना 2019 तक उनकी सरकार है। अगर आप 2022 तक पक्के मकान बनाने का वादा कर देते हैं, या बहुत बिजली के लिए सिम कार्ड की बात कर देते हैं, मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा। सर, पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं ये सवाल। संदीप जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको जवाब देना चाहता हूं कि रहने के लिए लोगों के पास मकान ना हो और उसके लिए अगर कोई समाधान दिया जाए तो ये क्या मुद्दों की चर्चा नहीं है? पानी के बारे में अगर बात की जाए, क्या जंगल बना दो? बिजली के बारे में हर एक घर में बिजली होगी। सुनिए, देखिए, वो उसका समाधान है नहीं है, वो अलग से चर्चा करते हैं। ये ऑफ द कफ रिमार्क्स जो है ये ठीक नहीं है संदीप जी, क्योंकि उस सारे बारे में आपको हर चीज को संपूर्णता तरीके से देखना पड़ेगा। अब बिजली के बारे में 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली के बारे में समस्याएं हैं, कंपटीशन होगा, बिजली की पूरी चर्चा हुई ना, तो ये मुद्दे नहीं है क्या? हम तो मुद्दों पर आधारित सीएजी से ऑडिट होने वाला था, मुद्दा नहीं हुआ है 8 महीने से। महंगाई मुद्दा नहीं क्या? हाँ, क्या चीज, क्या बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट होना था, सीएजी को कागज नहीं दे रही हैं डिस्कॉम्स, ये हकीकत है। सरकार उन पर दबाव नहीं बना रही, ये भी हकीकत है जी। इसे नहीं, ये गलत है आपका, बिल्कुल जो आपका कथन है उसको मैं एक सिरे से नकारता हूँ। ये सर, हम आप तक नहीं कहते इन चीजों के बारे में, जो कहते हैं ना न्यूज, क्योंकि तथ्य सुनिए, सूत्रों के, तथ्यों के, साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं। संदीप जी देखिए, ना संदीप जी बहस करिए, या तो चर्चाओं पे, मुद्दों पे बहस करिए। मुद्दों पे ऐसे कर रहा हूं सर। ऑफ द कफ रिमार्क आप किसी भी पार्टी के बारे में कर देंगे, ठीक है? आप बताइए, मुझे स्टेटस बता दीजिए, मुझे स्टेटस बता दीजिए, मुझे स्टेटस बता दीजिए कि पावर कंपनीज का सीएजी ऑडिट कहां पहुंचा। संदीप जी, सीएजी को ऑडिट करना है, सीएजी हैज टू गेट बैक टू द गवर्नमेंट। लेट अस नॉट बाईपास द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर देयर। और दूसरी बात है कि सीधी बात समझ लीजिए आप, जहां तक बिजली का सवाल है, ये कहा गया 1-2 से ज्यादा कंपनियां होंगी यहाँ पे, ताकि आपस में इनके जो है इनमें कंपटीशन क्रिएट करके महंगाई कम करे जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, हर एक को बिजली दी जाएगी। सर, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। जेपी अग्रवाल साहब, 30 सेकंड में मुझे ब्रेक लेना होगा, ये मजबूरी है मेरी, माफी से मैं आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप टीवी का फॉर्मेट समझते हैं। मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है जेपी अग्रवाल साहब? सब मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ तो प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से बोल दिया 2022 की बात कह के। क्या वो गुजरात में ये कह रहे हैं कि एक भी झुग्गी नहीं है, सबको पक्के मकान दे दिए? मध्य प्रदेश में कोई झुग्गी नहीं है, सबको पक्के मकान दे दिए? राजस्थान में कोई झुग्गी नहीं है? झूठ मत बोलो लोगों से। अगर आप कर सकते हो कहो, नहीं कर सकते वो ख्वाब मत दिखाओ जिससे लोग बेजार हो जाए और उनको लगे कि व्यक्ति झूठ बोलता है। बिजली 24 घंटे हमारी सरकार ने दिल्ली में दे रखी है पहले से। कोई छोटे मोटे कहीं फॉल्ट हो उसकी बात अलग है। तो प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी बातें जो कही वो दोनों झूठ और बेकार थी। तो लोगों पर असर क्या पड़ रहा है, लोगों का मानस क्या बन रहा है जेपी अग्रवाल साहब इस वक्त? ये अब सबसे अहम सवाल, आखिर के लिए मैंने रोका हुआ था ये सवाल। आज चुनाव हो जाएं, कौन किसके लिए बटन दबाएगा? तो 7 फरवरी वो तारीख जब दिल्ली 70 विधानसभा सीटों पर सियासी किस्मत का फैसला करेगी। 10 जनवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे 20 दिन पहले क्या है दिल्ली के दिल में? न्यूज 24 आइजोम्स के वीकली सर्वे में आज देखिए, इस हफ्ते तक दिल्ली की जनता किसे पार्टी नंबर 1 बना रही है, किसके लिए बटन दबा रही है, देखिए। सवाल है किसे वोट देंगे? तो बीजेपी के खाते में 47% वोट जाते दिख रहे हैं, जबकि 44% लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी है।
और कांग्रेस के खाते में 8% वोट, जबकि अन्य के खाते में 1% वोट। और तस्वीर कैसे पलटी है, ये तीसरा वीकली सर्वे है न्यूज 24 आइजोम्स का, वो भी आपको दिखा दूं तो पिक्चर, जो तस्वीर है वो और साफ हो जाएगी। 3 जनवरी को बीजेपी के खाते में 40% वोट जाती दिख रही थी। 10 जनवरी को यह आंकड़ा 47% तक पहुंच गया, लेकिन 47 पर ही अटका हुआ है, तो बीजेपी को फायदा नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3% का फायदा। कांग्रेस जस की तस 8% पर बनी हुई है, जबकि अन्य के खाते से 3% वोट बैंक छिटकता दिख रहा है। आप पार्टी नंबर 1 है, सुधांशु मित्तल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस की ओर से मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। सुधांशु, आप नंबर 1 पार्टी तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्लोज इन करती जा रही है बड़ी तेजी से। संदीप जी, मुझे लगता है अगले वीक जब हम लोग बैठेंगे तब शायद कुछ आंकड़े कुछ और दिख रहे होंगे, क्योंकि एक नया नेतृत्व, एक नया चेहरा और एक नई ऊर्जा के साथ जब लोगों के बीच में जाएंगे, एक नई विश्वसनीयता के साथ जाएंगे और नए प्रशासनिक अनुभव के साथ जाएंगे। नया नेतृत्व आपने भी कह दिया सुधांशु, हम आज इनसे आपने नया नेतृत्व शब्द इस्तेमाल कर दिया। मतलब अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, खुद की तूती खुद ही बजा रही हैं किरण बेदी कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगी। आप भी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। नेतृत्व और मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है वो 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है हमारा, उसका उत्तरदायित्व होता है। लेकिन आज जो है भाजपा दिल्ली में एक ये विश्वास है कि ये जब नेतृत्व प्रदान करेंगे हम लोगों को, तो जनता में इनकी विश्वसनीयता है और इसका एक अच्छा, ये जो नए चेहरे लाए जा रहे हैं, क्या यही बात है? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था सुधांशु जी कि अंदर खाने आप इंटरनल सर्वेज भी कराते हैं, आपके पास उसकी जानकारी है, आप उन्हें औपचारिक नहीं करेंगे, मैं ये भी जानता हूं। एक खलबली थी कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारा वोट बैंक बढ़ नहीं रहा है, लोग और आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, कैचअप कर रही है आम आदमी पार्टी, इसीलिए तो चेहरा लेकर आए ना। नहीं संदीप जी, आपको शायद नहीं अंदाजा होगा इसके बारे में कि कुछ चीजें बहुत पहले से, कुछ चीजें जिनकी चर्चाएं मैं नहीं करना चाहता, यहाँ पे उनका योजना बहुत दिनों से थी, नए चेहरों के बारे में, कुछ नेतृत्व के बारे में, कई चीजें थी। और एक और चीज बता दूं आपको, क्योंकि आपका सर्वे, मैं सर्वे पे कोई टिप्पणी करूंगा तो शायद ये ठीक नहीं रहेगा। हमारे जो आंतरिक सर्वे की आप जो बात कर रहे हैं, उसका दृश्य कुछ और है बिल्कुल। उसमें हमारी जो है इनसे, इनके ऊपर जो लीड जिसको कहते हैं बहुत अधिक है। अब ये तो अपनी ढपली अपने आप बजा के अपने झूठे सर्वे दिखाते रहते हैं, उसमें मुझे नहीं जाना। इसीलिए मैं आंतरिक सर्वे को कभी राजनीतिक दृष्टि से इनकैश करने के दृष्टि से बात नहीं करता, लेकिन आंतरिक सर्वे के बारे में बता दूं कि बहुत बहुत लंबी लीड है इनके ऊपर। क्यों, एक और बतला देता हूं। 39 दिन का जब ये अपना बखान करते हैं, तो 39 दिन का आकलन जो है जनता का, वो लोकसभा में उन्होंने दे दिया जी। इनको 7 की 7 सीटों पे करारी पराजय मिली। 28 सीट वाले जो है 24 सीट अपनी हार गए, टोटल 10 सीटों पे सीमित रह गए। नहीं, पर यहाँ पर रेस जो है ना वो दिलचस्प होती जा रही है। बड़ी तस्वीर मुझे विनोद ये दिख रही है कि ये कांटे की टक्कर में तब्दील हो रही है। इंटरनल सर्वे की बात नहीं मानेंगे ऑन एयर सुधांशु, लेकिन हमारी जो जानकारी है और सूत्र गलत नहीं होते हैं, जब अंदर से खबर आती है 60 से घटकर आंकड़ा 38 पर आ गया है बीजेपी के इंटरनल। ये सूट बहुत फ्लैट होते हैं। नहीं, आप विनोद को बोलने दीजिए सुधांशु जी। देखो, मैं सुधांशु बड़ी देर से नहीं बोला और मैं किसी की पक्ष नहीं ले रहा हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कांटे की टक्कर कह रहे हैं, इसका मतलब है इस देश, इस नगरी में 53% लोग अनार्किस्ट और नक्सलाइट के साथ हैं। और वो लोग जो इन अराजक तत्वों के साथ थे, अब आपके चेहरा भी बन गए। और सुनिए तो सही, ये 53% लोग अनार्किस्ट और नक्सलाइट के साथ है, जिसके खिलाफ आह्वान दिया था प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने। अब रही किरण की बात, बार बार ये कहा जाता है कि किरण को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। किरण को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है पुलिस डिपार्टमेंट का। पुलिस लोकतंत्र नहीं चलाती, पुलिस लोकतंत्र के कई बार आड़े आ जाती है। सुधांशु खुद इस बात को जानते हैं, कई बार जेल गए हैं प्रदर्शन करते हुए, लाठी भी खाई होगी। तो और किरण बेदी के
कार्यकाल के दौरान लाठियां वकीलों पे बरसी। किरण बेदी के कार्यकाल के दौरान एक बार मदन लाल खुराना और उनकी सीधी भिड़ंत हो गई, और उसमें हमने जब सत्य लिखा किरण के बकौल किरण, तो मदन लाल खुराना ने कहा विनोद शर्मा किरण बेदी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति में लिखा। तो मैं ये मानता हूं कि किरण बेदी की बहुत से स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसकी जो डाउनसाइड्स हैं उसमें सबसे बड़ी डाउनसाइड किरण बेदी की है कि शी मार्चेस टू हर ओन ड्रम बीट्स। उसको आदत पड़ी हुई है कि अपनी ही ड्रम बीट के हिसाब से वो चलती है। तो यही काम अरविंद केजरीवाल, सुनिए तो सही, और अरविंद केजरीवाल जो है वो भी लगभग वैसे ही बने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खांचा वही है। सुनो तो सही यार, बात पूरी सुन लिया करो। देखिए अरविंद केजरीवाल और किरण में फर्क यह है कि अरविंद केजरीवाल कैन बिट्रे मायरड इमोशंस एट द सेम टाइम। किरण बेदी जो है वो जगजीत सिंह की गजल की तरह है, उसमें वैरायटी नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो किरण बेदी, अरविंद की पॉलिटिकल सेवी जो है किरण से कहीं ज्यादा है, एंड ही कैन क्वाइट केपेबली रन रिंग्स अराउंड किरण बेदी और बिना उस पर अटैक किए, बिना उस पर अटैक किए। सेम है जो आप बात कह रहे हैं ना, और यहां पर किरण बेदी का इन्होंने एक ही चीज भी ना पुलिस ऑफिसर, लेकिन 4-4 दफा अहम ओहदों पर वो या तो छुट्टी पर चली गई या बिना लीव लिए उन्होंने अपना स्टेशन छोड़ दिया। ये भी गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, और अरविंद पर भी यही आरोप लगे। कहने को वो सरकार में नौकर बने रहे, जिसका उन्हें बाद में जुर्माना भी भरना पड़ा है, उनको पैसे भी भरने पड़े, और उन्होंने अपना एनजीओ भी चला दिया। डीएनए दोनों का सेम है। देखिए आज अरविंद और किरण में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अरविंद पिछले 3.5 साल में एक राजनेता के तौर पर इवॉल्व हुए हैं। अरविंद एमएलए बने, अरविंद मुख्यमंत्री बने, अरविंद ने 2 चुनाव लड़े, अरविंद तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरविंद का ट्रैक रिकॉर्ड एज एन एमएलए, अरविंद का ट्रैक रिकॉर्ड एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, अरविंद का ट्रैक रिकॉर्ड एज सीएम देश के सामने है। किरण अभी पहले पायदान पर है, पहली बार राजनीति में आई है। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, अभी तक सिर्फ या तो ब्यूरोक्रेट थी या तो सोशल एक्टिविस्ट थी। दूसरी बात, हमारा चुनावी मुद्दा क्या है? क्यों आपका मार्जिन जो हमारा आम आदमी पार्टी का बीजेपी का कम होता जा रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि दिल्ली की जनता ने 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली और 49 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार देख ली। हमने जो कहा वो किया, इन्होंने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, बहुत हुआ नारी परवार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बिजली पानी का हाहाकार। अब की बार मोदी सरकार, 8 महीनों बाद नारे बदल गए हैं। आज एक बार भी मुंह से नहीं निकलता है अच्छे दिन आने वाले हैं, एक बार भी नहीं कहते हैं बिजली की दाम 30% कम करेंगे, एक बार भी नहीं कहते हैं पानी की समस्या सॉल्व कर। अब क्या कहते हैं? चलो चले मोदी के साथ। चले कहां? इतने जाड़े में कहां ले जाओगे? बिजली के दाम 30%, 50% कम करोगे, जो आम आदमी पार्टी कह रही करेंगे, किया था फिर करेंगे। बिजली कंपनी ऑडिट किया था फिर करवाएंगे, पर आप भी भ्रष्टाचार रोका था फिर रोकेंगे। आप खैरात की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली को वाईफाई फ्री बना देंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हम 50% बिजली काट देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है आपका, इतना अच्छा सवाल है। मैं सारे आंकड़े लेकर आया हूँ। एक एक विभाग पर 3 से 4 से 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, उसका आधा पैसा भ्रष्टाचार की वजह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नारे बदल रही है। आप कहते हैं बीजेपी अपने नारे बदल रही है, आपने अपना पूरा नहीं बदला, वही नारा है, बदल दिया। वही मुद्दे हैं। गया जन लोकपाल? आप जन लोकपाल आप देखिए, हम जन लोकपाल पे इतना बड़ा कार्यक्रम कहां गई आपकी वो सादगी? भ्रष्टाचार हम कह रहे हैं, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कहां बताइए किस सादगी कहां है? कहां रहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या पहनते हैं अरविंद केजरीवाल? उनका तो मजाक उड़ाती है भारतीय जनता पार्टी ना कि मफलर पहनते हैं, खांसी आती है, नक्सली हैं, जंगल भेज दो। अरविंद केजरीवाल के पीछे कभी अनिल अंबानी खड़े देखा है? अनिल अंबानी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनते देखना चाहते हैं, बना भी दिया। कभी देखा अनिल अंबानी कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे चाहते हैं? कह रहे हैं कि तीसरी कंपनी ले आएंगे बिजली की, अदानी को और ले आएंगे, तो उससे क्या होगा? बिजली कंपनी की लूट बंद हो जाएगी। यही काम आप भी कर रहे हैं क्या? सुधांशु, पलटकर जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आशीष खेतान से, धीरे धीरे मुद्दे बदलते जा रहे हैं। हमारे मुद्दे नहीं बदले, नारे बदल रहे हैं। वही मुद्दे, हमारे वही नारे हैं सुधांशु, और ये क्लोज होती जा रही है। सवाल वहीं इर्द गिर्द उसी के घूमता रहेगा। सुनिए ना, एक संदीप जी, हमारे तो कोई मुद्दे बदले नहीं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, और वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। मुद्दे तो इनके बदल गए।
49 दिन की सरकार इसलिए छोड़ी थी कि हाय हमें लोकपाल बिल लेके आना है, जबकि यहाँ पे लोकायुक्त एक्ट था। झूठा फर्जी काम करके सरकार से भगौड़े हो लिए। आज उसके बाद से लेकर अब तक मैंने लोकपाल का नाम ही नहीं सुना इनके मुंह से, भ्रष्टाचार का नाम नहीं सुना, मैंने तो इनकी कोई चीज सुनी नहीं है। इनके थे कि भाई हम लोग जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जाते हैं, हमारे यहाँ जो है हाई कमांड कल्चर नहीं होगा, हमारे यहाँ तो नीचे से लोग जो है कैंडिडेट तय करेंगे। कहां से नीचे वालों ने तय कर दिया? सारे कैंडिडेट तो आप ही लोगों ने अपने घर में बैठ कर, आपने अभी तक अपने कैंडिडेट ही नहीं तय किए। कैसी मची हुई, पर आपने तो सारे लोग अपने कैंडिडेट तय नहीं किए। सुधांशु जी मैं बोल तो लूं, हाँ सर मेरे पास समय है ना, मेरे पास तो तय है, मेरे पास अपनी, मैं तो हम लोग तो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलने वाले हैं। हम लोग 19 तारीख को अनाउंस करेंगे, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारा काम चल रहा है। भीतर हम लोग कोई किसी अंदर घमासान मचा हुआ है, छापामार युद्ध मारना है ना, कोई नहीं हो रहा है। अरे नहीं महाराज, अंदर घमासान तो इनके यहाँ चल रहा है, तभी तो इनके लोग छोड़ के आ रहे हैं, या इनके लोग छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, इनको छोड़ के भाग गए। भाई साहब, मैं आप बीच में बहुत बदतमीज किस्म के आदमी हैं, आप बहुत बदतमीज किस्म के आदमी है, आपको तहजीब नहीं है। जब मैं बीच में बोल रहा हूँ तो आपको बोलने का हक नहीं है। ये बात 10 बार तय हो चुकी है। अगर आप किस तरह के जर्नलिस्ट है मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत ही निहायत बदतमीज किस्म के आदमी है, जो कि बात सुनना नहीं चाहते दूसरे की। क्योंकि जैसे ही आपका खुलासा होता है, जैसे ही आपका बेनकाब होते हैं, वैसे ही आप घबरा जाते हैं, बीच में बोलना चालू कर देते हैं। भाई आप अपने तथ्य रखिएगा, मुझे मेरे रखने दीजिए। जनता देख रही है, जनता अपने आप तय करेगी। खाली ये कह रहा था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी नाराजगी व्यक्त करी है। अरे आपको बोलने का हक नहीं है, आरएसएस काडर अगर आपका साथ नहीं देगा तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपका बोलने का हक नहीं है। मान्यवाद, आप थोड़ी तहजीब रखिए, छोटा सा फैक्ट, थोड़ी सी तहजीब रखिए। मैं जानता हूँ लोगों ने 30 साल 40 साल 50 साल राजनीति करी, करके आप बाहर से तैयार ले आए, तो पार्टी कहीं इम्प्लोड न कर जाए अगले 20 दिनों कोई व्यवस्था से। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी में कहीं 4 फाड़ 5 फाड़ ना हो जाए किसी व्यवस्था में। मैं आपको बताऊं सर, मेरे को बोलने दीजिए, मेरा टाइम है, आपकी पार्टी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आशीष जी, आप और लड़ाई बढ़ना जाए, जनता के सामने दिखा रहे हैं कि आप में तहसील नहीं है। क्यों नहीं आप जनता के सामने अपना एक अच्छा चेहरा दिखाएं? क्यों दिखाएं कि आप बिल्कुल बदतमीज आदमी हैं, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, उसके समय भी बीच में घुसेंगे? कुछ तो तहजीब रख लीजिए। एक चर्चा की एक व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप अपनी बात रखिए। आप में शिष्टाचार नहीं है। आप लोग तो नक्सली कह सकते हैं, बदतमीज कह सकते हैं, जंगली कह सकते हैं, या अच्छा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हैं, आप जो हैं तो वही तो बताऊंगा। आप झूठ भी बोलते हैं। देखिए, मैं तो झूठ भी बोलते हैं, बच्चे की झूठी कसम भी खा सकते हैं। देखिए, आपकी पार्टी में आपको लोग टेंटवाला बुलाते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ये सब बात, क्योंकि आप लोग जो अराजकवादी हैं, आप अराजकवादी हैं। आई एम प्राउड गॉड, आई एम अ टेंटवाला, आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं तो मैं प्राउड ऑफ इट। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो शिष्टाचार भूल जाते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं होते, झूठ नहीं, व्यक्तिगत नहीं होते। आप बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होते, नहीं व्यक्तिगत नहीं, खुद ही कह रहा हूँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं हो रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ। नहीं सुधांशु, क्या एक नाराजगी है? बड़ा सवाल ये है, क्या एक नाराजगी है? आप जैसे लोग हों, विजय गोयल हों, हर्षवर्धन हो, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी खपा दी बीजेपी में, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, अस्तित्व बनाए रखा दिल्ली में, वो सब हाशिए पर चले गए। क्या ये हो रहा है? ये एक आपके लिए चुनावी नुकसान की बात हो सकती है। हम लोग राजनीति, सुनिए, नहीं संदीप जी, हम लोग एक्टिविस्ट हैं और हम लोग पैशन के लिए राजनीति में आए थे, हम प्रोफेशन थोड़ी करने आए थे। इसलिए जो है ये पद और ये सब चीजें हमारे लिए गौण है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा होनी चाहिए और उसका माध्यम जो भी चुना जाएगा वो हमारे स्वीकार्य है। इसीलिए आपने अभी विजय गोयल का नाम दिया, आपने देखा जैसे ही घोषणा हुई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना ट्वीट करके कहा स्वागत है इस चीज का। हमारे यहाँ ये सब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे लिए पद गौण है, हमारे लिए व्यवस्था मजबूत है। पहले तो सुनवाई हो जाती थी, दबाव बन जाता था, अब शायद थोड़ी व्यवस्था के बारे में मुझे ज्यादा पता है। शायद व्यवस्था के बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा पता है। मैं उस पर आपको चैलेंज नहीं कर सकता हूं, उसके बारे में ज्यादा पता है। नहीं वो आप ज्यादा जानते हैं, उसमें ना करिए तो अच्छा ना भी है। इतने अज्ञानी इसीलिए मैं कह रहा हूं नहीं है ना आप लोगों को जो नहीं आप लोगों को जो अंदाजा है वो बहुत सुपरफिशियल अंदाजा है। खुद ही कल्पना करिए, मैं कंसीड कर 30-35 साल काम करने के बाद अगर व्यवस्था में हमें फेथ नहीं होता है, नहीं मैं कंसीड कर लेता हूँ। मेरा कहना है जनता के सामने आज के दिन चलिए बहुत हो गया। मैं देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के सामने आज बड़ी स्पष्टता है और कांग्रेस, क्योंकि जब आंकड़ों की बात आ जाती है वो अपने प्रवक्ता नहीं भेजते हैं।
मुझे ये बताइए, आप क्योंकि लगातार पर्सनालिटीज का विश्लेषण भी कर रहे थे, आपने किरण की बात की, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, अजय माकन को लाते लाते बहुत देर कर दी क्या कांग्रेस ने? चेहरा ऐसा है जो दिल्ली से वाकिफ है, दिल्ली वाले भी उसे जानते हैं। देर तो खैर भाजपा ने भी की ना, किरण बेदी को लाते लाते, पर उनके पास नरेंद्र मोदी छोड़े। अब नरेंद्र मोदी नहीं चले तो इसलिए किरण बेदी को लाया। कोई अच्छा सर्टिफिकेट तो नहीं है ना प्रधानमंत्री के लिए। इस बात को समझे ना आप जरा प्लीज। और ये कोई, मैं समझता हूँ, मेरा सवाल इसलिए है, देखिए अजय माकन को 10, 12, 15 जगह ऐसी हैं जहां कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक हैं, कितनी भी उसकी हवा निकल जाए पर उनकी मौजूदगी है, ऐसे हम उन्हें बुला नहीं सकते। हम देखिए, उनको अपनी नीश कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अब देखना यह है कि अजय माकन जो अनुपात में साफ चेहरा है कांग्रेस का, और कांग्रेस जो अपना पार्श्व है, अपना जो पास्ट है, उसको लिफ्ट डाउन करने की कोशिश करेगी इस चेहरे के जरिए। कितनी सफल होती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज के दिन जहां तक चेहरों का सवाल है, बावजूद इसके कि अजय माकन इस नगरी में ज्यादा पॉलिटिक्स की हैं बनिस्बत बाकी दोनों के, वो इनके सामने थोड़े से आज के दिन कम नजर आ रहे हैं चमकते हुए। लेकिन अभी कैंपेन चल रहा है, देखते हैं कि कैसे बात बनती है या बिगड़ती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन सच्चाई यह है कि ये पॉलिटिक्स का एजेंडा कौन सेट कर रहा है दिल्ली में, ये सवाल है। और मैं कोई प्रशंसक नहीं हूं बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का, लेकिन चूंकि इलेक्शन का समय है तो ये बात कहनी चाहिए। एजेंडा वो सेट कर रहा है, बीजेपी रिएक्ट कर रही है। आप ये मानते हैं? इवन किरण बेदी, दिल्ली की राजनीति, किरण बेदी की कैंडिडेचर भी भाजपा का रिएक्शन है टू काउंटर अरविंद केजरीवाल। सुधांशु रिस्पॉन्ड करेंगे? प्रोवोकेटिव पॉइंट उठा रहे हैं विनोद। ऐसा है जी, मैं विनोद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बड़ा अच्छा शेर था, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक अलग अच्छा है। चलिए, आप ये मानते हैं, आप मानते हैं, ये मुझे इसको चैलेंज नहीं करना। हमारा सुनिए ना, आप बोलिए, मुझे भी सुन लीजिए, मुझे तो सुन लीजिए विनोद जी। मैं गालिब के लिए भारत रत्न मान रहा हूँ, आपका भी शायर है, हमारा भी है। चलिए ठीक है, चलिए हम दोनों मिलके उनके लिए इसकी अपील करते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। हमारा तो लगातार कार्य चल रहा है। हमारा तो चाहे बिजली का कार्य होगा, प्रशासन का कार्य होगा, सुशासन का कार्य होगा, विकास का कार्य होगा। आपने देखा, हम लोगों ने तो अनाधिकृत कॉलोनियों को जो इतने दिन से पड़ी हुई थी, डिक्लेरेशन कर दिया। तो एजेंडा सुनिए, एक सेकंड खत्म कर दूं। एजेंडा किसको कहते हैं? एजेंडा लफाजी को नहीं कहते। विनोद जी माफ करिएगा, आपको लगता है लफाजी जो है एजेंडा हो जाता है? नहीं, कार्य क्या हो रहा है वो हो जाता है। 49 दिन में लफाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको नकारा जी। अगर इनकी विश्वसनीयता होती 49 दिन में जनता मानती कि इन्होंने काम कराया, ठीक है, तो इनको नकारती नहीं, लोकसभा में जिताती। हमें क्यों जिताया? चलिए, अब आशीष रिस्पॉन्ड करेंगे। यही सवाल है। इन्होंने जो कहा लफाजी, क्योंकि यही लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-10 महीनों में सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ लफाजी करी है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, मतलब जमीन, लैंड पॉलिसी और पुलिस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के नीचे आएगी। दिल्ली का जो डीडीए है, लैंड पॉलिसी है, फॉर द बिल्डर, ऑफ द बिल्डर, बाय द बिल्डर, वही बिल्डर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चंदा देता है। इन्होंने कहा था कि दिल्ली की पुलिस जो महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल है, दिल्ली की पुलिस जो 2000 वीआईपी को ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, दिल्ली की 90 लाख महिलाओं को कम देती है, उसको दिल्ली की चुनी हुई सरकार के नीचे लाएंगे। आज उससे मुकर गए, लफाजी। दूसरी बात, इन्होंने कहा था बिजली के दाम 30% कम करेंगे, 15% बढ़ाए, लफाजी। इन्होंने कहा था बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, एक काम भी उसमें नहीं किया, लफाजी। इन्होंने कहा था, अब आप सुन लीजिए पूरी बात, अब आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आपने कहा था कि 1984 की दंगों की जांच कराएंगे, हमने एसआईटी बनाई, आपने उसको नोटिफाई तक नहीं किया। लफाजी, 84 की दंगों पर लफाजी, महंगाई पर लफाजी, महिला सुरक्षा पर लफाजी, भ्रष्टाचार पर लफाजी। आप भ्रष्टाचार कर रही है और लगातार जारी है। ये हमारा वीकली सर्वे था। वीकली सर्वे में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। अभी भी तीसरे हफ्ते लगातार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, लेकिन जो अंतर है वो कम होता जा रहा है।
कैचिंग अप फास्ट एंड फ्यूरियस आम आदमी पार्टी। कांग्रेस बहुत पिछड़ती दिख रही है, लेकिन अभी 20 दिन का वक्त बाकी है। हम लगातार दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सुधांशु मित्तल आपका, आशीष खेतान आपका और विनोद शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाक राय के लिए। नमस्कार।